Hello students. From today we are going to start a series from BSEB 12th English book which is divided between prose and poetry section. So let's start with the poetry section first. Today I will explain you the very first poem of your book Sweetest Love I Don't Go. So first I will cover introduction part. John Donne 1572 to 1631, the pioneer of new kind of lyrical and satirical verse called metaphysical, was born in London into prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was staunchly anti-Catholic. इसमें क्या था, जॉन डन का जन्म 1572 और मृत्यु उनकी 1631 ईस्वी में हुई। इन्हें पायनियर कहा जाता है। पायनियर मतलब होता है अग्रदूत, जो कोई चीज़ को स्टार्ट करते हैं, उस चीज़ की नींव रखते हैं और बाकी लोग उन्हें फॉलो करते जाते हैं। ये न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्ड्स, न्यू काइंड यानी ये नया था। इससे पहले इस तरह की मेटाफिजिकल पोइट्री इंग्लिश लिटरेचर में किसी ने नहीं लिखी थी। इसके बाद बहुत सारे लोग आए जिन्होंने मेटाफिजिकल टर्म्स को फॉलो किया, मेटाफिजिकल चीज को माना, और इसके ये जो इन्होंने जो शुरुआत की थी मेटाफिजिकल पोइट्री की, इसके बाद बहुत सारे पोइट्स ने इस थ्योरी पर काम करना शुरू किया। तो इसके पहले हमको कि मेटाफिजिकल किसे कहते हैं इस समझना जरूरी है। मेटाफिजिकल दो शब्दों से बना है, मेटा प्लस फिजिकल। मेटा मतलब होता है परे, मतलब बियॉन्ड, और फिजिकल मतलब होता है अर्थली, मतलब बियॉन्ड अर्थली थिंग्स, मीन्स बियॉन्ड द मंडेन थिंग्स। मंडेन क्या होता है? संसारिक चीज़ें। ये उसके बारे में नहीं लिखते थे जो कि हमारे रोज़मर्रा के काम में, जैसे बहुत सारे पोइट्स होते हैं जो कॉन्टेम्प्रेरी चीज़ों पर लिखते हैं, ये उनसे अलग लिखते थे। ये लिखते थे बियॉन्ड अर्थली थिंग, जो कि अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करता है, हमारे रोज़ की चीज़ों में एग्जिस्ट नहीं करता है। मेटा परे फिजिकल चीज़ों से। वॉज बॉर्न इन लंदन, इनका जन्म लंदन में हुआ था। इनटू प्रॉस्पेरस मतलब होता है बहुत ही अमीर परिवार में, एफ्लुएंट फैमिली थी इनकी, रोमन कैथोलिक फैमिली थी इनकी, ऑफ ट्रेडर्स एट ए टाइम, जो कि व्यापारी थे, एट ए टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टाउंचली एंटी कैथोलिक। तो बात क्या है कि ये जब पैदा हुए जिस घर में, वो घराना बहुत रिच था, पर अफसोस की बात ये थी कि इंग्लैंड उस समय एंटी कैथोलिक था, मतलब प्रोटेस्टेंट का राज था। आपको जब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना होगा तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, और हम इस वीडियो के बाद आपको ये भी प्रोवाइड करेंगे कि इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इंग्लैंड में बेसिकली अभी प्रोटेस्टेंट का राज था। कैथोलिक क्या होता है? कैथोलिक होता है जो प्योर एंड प्योर क्रिश्चियन होते हैं, जो बस कहते हैं कि नहीं जो है बस जीसस ही हमारे लिए सब कुछ है। और वहाँ पे जो पोप होते हैं, वहाँ का पादरी, लाइक हमारे मंदिरों में पुजारी होते हैं, वहाँ पे पादरी होते हैं, उनका ही जो वो कह दिए बस वही सब कुछ है उनके लिए। उन लोगों के लिए वही होना चाहिए, वही धर्म, वही कर्म, और वही उन लोगों को चीज़ों को बस फॉलो भी करना चाहिए। तो यही था कैथोलिक का। लेकिन लोग आए, जब उनमें इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ गई तो लोगों ने सोचा नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे, जो आप कह रहे हो उसी को क्यों मानेंगे, जो पोप कह रहा है कि वही आदमी, हम लोग आदमी नहीं है। जब उन्होंने वो लोग पढ़ाई करने लगे, चीज़ों को समझने लगे, तो उनमें इंटेलेक्चुअलिटी डेवलप हुई, इंटेलेक्चुअलिटी, और वो खुद लोगों को हर चीज़ों को बस एज यूजुअल मानने के लिए तैयार नहीं थे। जैसा आप कहेंगे हम नहीं मानेंगे, हम उस चीज़ को पहले जांचेंगे, परखेंगे, तब मानेंगे। तो इसमें एक ग्रुप रेज हुआ, यानी दूसरा ग्रुप का उदय हुआ जो कि पूरी तरह से कैथोलिक चीज़ को काटता था, तो उसको एंटी कैथोलिक कहा गया, और इस ग्रुप का नाम था प्रोटेस्टेंट ग्रुप। और उस समय जब जॉन डन का जब जन्म हुआ तो इंग्लैंड में ये राज आ चुका था। डन वॉज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। अब देखो इसमें, अब आप लोगों को मैंने बताया कि ये प्रोटेस्टेंट का राज आ चुका था, एंटी कैथोलिज्म बहुत ज़्यादा था। तो डन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी जो लंदन में है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जो इंग्लैंड में, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। ऑक्सफोर्ड में बेसिकली क्या होता है, आर्ट्स, जैसे हम लोगों में पढ़ते हैं ना, जब आप इंटर में, जैसे आप लोगों ने विधा चुनी होगी जिसको फैकल्टी कहते हैं, या तो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इस तरह के बहुत सारे ट्रेड्स आते हैं।
तो जो डन थे वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे। बेसिकली ऑक्सफोर्ड किसके लिए जाना जाता है? आर्ट्स फैकल्टी के लिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे साइंस की नहीं, लेकिन साइंस के लिए उससे भी फेमस था कैम्ब्रिज। तो डन वॉज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इनको कहा गया, इनको जबरन छुड़ाया गया, इनको डिग्री वहाँ जो इनको डिग्री बैचलर की डिग्री नहीं लेने दी गई। क्यों नहीं लेने दी गई? बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। क्योंकि ये किस तरह थे? ये हार्डकोर कैथोलिक थे। हार्डकोर मतलब होता है कट्टर एकदम। ये क्या थे? हार्डकोर कैथोलिक थे। इस रिलीजन के कारण इनको नहीं दिए गई। और पहला बात, इन्होंने ऑथ ऑफ सुप्रीमेसी लेने से इनकार कर दिया। ऑथ मतलब आप लोग जानते होंगे प्रतिज्ञा होता है। सुप्रीमेसी मतलब होता है सर्वे सर्वा, या जो भी हो बस आप ही हो, वो लेना पड़ता है। क्वीन, जो क्वीन थी उस समय लंदन की, इंग्लैंड की जो क्वीन थी, उनके लिए ये लेना पड़ता है। मैरी आ गई थी, क्वीन मैरी, यानी क्वीन एलिजाबेथन का डीके हो चुका था, क्वीन मैरी बन चुकी थी, तो उनके लिए इन्होंने लेने से ये मना कर दिया। तो उसी समय ये डन को फोर्स किया गया, अगर आप ऑथ ऑफ सुप्रीमेसी नहीं लेते हैं तो आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री के वापस कर ले लिया जाएगा, आपको नहीं पूरा करने दिया जाएगा। इसके बाद क्या हुआ? ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। उन्होंने इस लॉ को स्टडी किया फिर, और थियोलॉजी भी पढ़ा। थियोलॉजी क्या होता है? धर्मशास्त्र होता है। उन्होंने इसकी बुक पढ़ी। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इनटू 2 नेवल एक्सपीडिशन। नेवल एक्सपीडिशन होता है नौसेना, मतलब यात्रा, जल द्वारा यात्रा करने को नेवल कहता है। एक्सपीडिशन मतलब वही होता है, अभियान। उसके बाद एंड बिकम सेक्रेटरी टू ए पावरफुल नॉवल, और ये सेक्रेटरी बन गए। पावरफुल नॉवल मतलब होता है कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग होते हैं, जैसे इंग्लैंड में उस समय 2-3 वर्ग में डिवाइडेड था इंग्लैंड। एक कुलीन था नॉवल, जिसको उसके ऊपर अरिस्टोक्रेसी भी थे, अरिस्टोक्रेट वर्ग आते थे। उसके बाद फिर मिडिल क्लास आता था, फिर वर्किंग क्लास आता था। वर्किंग क्लास में सारे इंक्लूड थे। तो इसके साथ ये जो आप पढ़ रहे हैं, इसके साथ आपको एक मिल रहा है पूरी तरह का सिनारियो क्या था इंग्लैंड में, क्योंकि आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा आप बाद में, क्योंकि यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ा रही हूँ कि आपको समझने में चीज़ें आसान हो। हालांकि ये चीज़ें आपके लिए नहीं हो सकती हैं, लेकिन आपको बाद में समझ में आएगा कि ये बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स कंटिन्यू। हाँ, पावरफुल नॉवल की ये सेक्रेटरी बने। ए जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटरी मैरिंग हिज पैट्रॉन्स नीज। इन्होंने सेक्रेटली मैरिंग कर लिया, यानी पत्नी, इन्होंने शादी कर ली। वो जो नॉवल के सेक्रेटरी ये बने, उसी की नीज से, मतलब उसकी भतीजी से इन्होंने चुपचाप शादी कर ली, जिसके कारण जब उस नॉवल को, उस इंसान को पता चला कि इन्होंने ऐसा किया है, तो इनको जेल भी जाना पड़ गया। इन 1615 एट द एज ऑफ 42, जब इनकी 1615 में इनकी एज हो गई थी 42, डन accepted ordination in the Angelic Church and soon become one of the greatest preacher of his time। उन्होंने क्या एक्सेप्ट कर लिया? उन्होंने ऑर्डिनेशन ले लिया, दीक्षा ले ली। जैसे दीक्षा लिया जाता है ना हमारे इधर पे भी, जब लोग, आपने सुना होगा बौद्ध, महात्मा बुद्ध ने भी दीक्षा ली थी। उस दीक्षा के बाद उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी ने दीक्षा ली थी, उनके बाद उनको फिर वो ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इन्होंने भी ऑर्डिनेशन ले लिया, मैंने दीक्षा ले ली एंजेलिक चर्च में, और फिर उसके प्रीचर बन गए। प्रीचर मतलब होता है उपदेशक बन गए। इन लव लिरिसिज्म में डन ब्रोक completely with the Petrarchan tradition, including an intellectual and colloquial tone। इन लव लिरिसिज्म, जब ये लव लिरिक्स लिखते थे, मतलब लव के लिए सॉन्ग्स लिखते थे, तो डन ब्रोक कंप्लीट, लव के लिए जो ये पोएम्स लिखते थे, लव की कविताएं, तो उन्होंने कम्प्लीटली पूरी तरह से पेट्रार्कन ट्रेडिशन जो होता है उसको ब्रेक कर दिया। और उसके बाद उन्होंने अपनी एक थ्योरी इंट्रोड्यूस की, जो इंटेलेक्चुअल और कॉलिक्वल टेन में थी। इंटेलेक्चुअल मतलब सोच समझ कर, ये नहीं है। इंटेलेक्चुअलिटी किसको कहते हैं? इंटेलेक्चुअलिटी कभी भी आपको हायरार्की रूप में नहीं प्राप्त होती कि जो बता दिया आपका कोई तो आप उसको मान लो। इंटेलेक्चुअलिटी खुद से डेवलप करनी पड़ती है, जो डेवलप आपको समझदारी से विकसित होती है। तो और कॉलिक्वल टेन किसको कहता है? बोलचाल की भाषा, आम बोलचाल। पहले के जो थे बहुत बड़े बड़े राइटर, इनसे पहले, वो क्या करते थे? बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज़ करते थे, ताकि बहुत ऊंचा वर्ग समझ पाए। मजदूर वर्ग, मिडिल क्लास लोग उतना नहीं समझ पाते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने आम लोगों की भाषा में लिखना शुरू किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ों को अपने व्यक्तित्व में उतार पाएँ।
तो इन्होंने पेट्रार्कन ट्रेडिशन होता है कि उसके पहले जब इन्होंने पोएम लिखना शुरू किया था, उसके पहले सिर्फ पेट्रार्कन थ्योरी बहुत लोग, जैसे मार्लो वाय, शेक्सपियर ने इनका ब्रेक किया था तो शेक्सपियरियन ट्रेडिशन लाया था। मार्लो थे, बेकन थे, बहुत सारे जो राइटर थे इनके पहले उन्होंने पेट्रार्कन थ्योरी यूज़ किया था अपनी राइटिंग में, लेकिन उन्होंने पूरी तरह उस चीज़ को ब्रेक किया और उन्होंने अपना कॉलिक्वल टोन और इंटेलेक्चुअल टोन डेवलप किया। और इन्होंने कहा कि नहीं, प्यार की तुलना केवल प्यार से नहीं की जा सकती, इसको हम किसी भी, इनकी जब कंसीट को पढ़ेंगे ना, मेटाफिजिकल में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है कंसीट। और जब मेटाफिजिकल थ्योरी में आप कंसीट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत, कि किसी भी चीज़ की तुलना किसी भी चीज़ से की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है लव की तुलना हम लव ही से कर रहे हैं, रोज़ से ही कर रहे हैं। ये ऐसे व्यक्ति थे जो कि बहुत ज़्यादा इनको क्रिटिसाइज़ भी किया गया इस चीज़ के लिए कि ये लव की तुलना मतलब कि सन से कर देते थे, विंडो से कर देते थे, मतलब ऐसी चीज़ों से जिससे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इनकी ये मेटाफिज़िकल कंसीट जो था पेट्रार्कन कंसीट से बिल्कुल अलग था। His love poem used the latest discoveries of science geography। ये साइंस और ज्योग्राफी की लेटेस्ट जो डिस्कवरीज थी, जो हो रही थी उस समय, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुका था उस समय, तो इन्होंने उसको भी यूज़ किया टू ए हैमर होम ए पॉइंट एंड यूज द लेटेस्ट to hammer home a point and combine passion with verbal intellectual teasing। तो इन्होंने इस तरह से साइंस और ज्योग्राफी का यूज़ किया अपने में, और अपनी जो मतलब जो चल रहा था इंग्लैंड के जो खुद के राज में, उस चीज़ों को इन्होंने एक तरह से ब्रेक किया और उन्होंने वर्बल और इंटेलेक्चुअलिटी लाई। डन इज वेल नोन फॉर well known for combined passion with verbal। Donne is well known for songs and sonnets, satires and elegies and sermons। तो इनको किसके लिए बेसिकली याद किया जाता है? सॉन्ग सोनेट्स लिखने के लिए, सटायर मतलब होता है किसी पे व्यंगात्मक कुछ लिखने के लिए, एलिजीज मतलब होता है किसी की विरह में कुछ लिखने के लिए, और सरमन्स किसको कहते हैं? सरमन्स कहा जाता है प्रीचिंग, जो हम कहीं जाके प्रीच करते हैं, उपदेश देना, दैट्स कॉल्ड sermon। Genuine poetic feeling, harsh meter, stand and whimsical image characterized all his poetic creations। तो इनकी poetic creations में क्या क्या शामिल है? genuine poetic feeling, मैंने genuine माने जो सच्चा है, ये नहीं है कि कोई कृत्रिम नहीं है, जो उनके मन में आया बस वैसी फीलिंग्स क्यों लिखते थे, ये दिखावटी नहीं करते थे। हार्श मीटर, इनके मीटर जो होते हैं ना, पोएम लिखने के लिए सबसे ज़रूरी मीटर होता है, तो इनकी जो मीटर्स होते थे वो थोड़े रूखे थे, मतलब बहुत ज़्यादा लचक नहीं थी उसमें, स्ट्रेंड और कड़े थे। विम्सिकल इमेजेस, विम्सिकल मतलब उन्माद होता है, मतलब पागलपन वाला इमेजेस, ऐसे इमेजेस मतलब जिसको कि आप और हम अगर बिना पढ़े समझना चाहें तो इट्स नॉट पॉसिबल, इसको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और कैरेक्टराइज्ड ऑल हिज पोएटिक, कैरेक्टराइज मतलब होती है विशेषता, इनकी पोएटिक क्रिएशंस की यही विशेषता थी। So that's enough for this video। The remain part will be on second video, so make sure to subscribe this channel for never miss the notification। Till then, take care and bye।